नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भाजपा नेता अमर कुमार बावरी ने राज्य में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये झारखंड के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। झारखंड में पहले जेएसएससी और जेपीएससी के पेपर लीक होते थे और अब मैट्रिक परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया है। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि वह इस गंभीर मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाएं और दोषियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। जोहार। हेमंत जी की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते करते जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को लीक करते करते इतनी अभ्यस्त हो गई कि अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र लीक होने प्रारंभ होते हैं। झारखंड बनने के बाद यह दुर्भाग्यजनक स्थिति, जब एकीकृत बिहार था तब इस तरह की घटनाएं होती थी। झारखंड बनने के बाद पहली बार इस तरह की घटना राज्य की जनता देख रही है। लाखों युवा अपने भविष्य के निर्माण के लिए इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। उनके गार्जियन, उनके सारे लोग आज इस बात को लेकर के बहुत सशंकित है कि आगे चल करके इस सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं ली जा रही है और उसमें जो उत्तीर्ण छात्र हो रहे हैं, उनका देश के अन्य यूनिवर्सिटीज में या अन्य जगहों पर क्या महत्व और क्या वैल्यू रहेगा। यह परीक्षाओं को रोकना, ये परीक्षाओं को फिर से वापस करना, ये तो सरकार निर्णय लेगी, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है हेमंत जी। इसको थोड़ा सा देखना चाहिए आप लोगों को। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सीरियस होकर के, चाहे वो विभाग के मंत्री हो या स्वयं मुख्यमंत्री हो, ऐसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए कदम बढ़ाए और इसके जो भी दोषी लोग हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि प्रश्न पत्र लीक की सूचनाएं कल से चल रही थी, वीडियो वायरल था, प्रश्न पत्र वायरल था, लेकिन सरकार ने इसको डिनाई किया, खंडन किया। आज अखबारों में भी आया, लेकिन परीक्षाएं संपादित हुई तो हूबहू सारे प्रश्न लोगों के समक्ष देख करके लोगों को आश्चर्य हुआ। इसे तुरंत ठीक करना और लाखों भविष्य छात्रों के साथ भविष्य का खिलवाड़ करना सरकार बंद करे। रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान परिसर में 2 दिवसीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। गुरुवार को इस मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विधिवत रूप से किया। इस मेले और प्रदर्शनी में लगभग 2000 किसान भाग ले रहे हैं। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य कृषि विभागों से लगभग 60 कृषि विशेषज्ञ भी शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन समारोह में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं को सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके काम करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समन्वय से काम किया जाता है तो कृषि क्षेत्र न केवल अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकता है, बल्कि वर्तमान समय में उद्योगों की मांग को भी पूरा करने में सक्षम होगा। कृषि मंत्री ने किसानों के लिए बेहतर बाजार व्यवस्था की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि किसान अपनी फसलों को बेहतर मूल्य पर बेच सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। जिला खूंटी के हैं, ये 15 साल से तेज नारायण गंजमर है, आप इसी से समझ सकते हैं। इनके लिए तालियां। और अब श्रीमती सपनम टोपनो, और इसको 40 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, समर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इट इज फंडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। उन लोगों को सरकार, राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके पास जो साइंटिफिक अप्रोच है, जो नॉलेज है इस पूरे सेक्टर को लेके, हम लोग उन्हीं के अनुसार, जो किसान के अनुसार हम लोग तभी योजनाओं को ला सकते हैं जब उनके तरफ से हम लोगों को एक डायरेक्ट सपोर्ट मिले इंटेलेक्चुअली। और हम चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों आज हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग उसको अपने प्रोग्राम में भी इनकॉर्पोरेट करें, और उसको करने के लिए हम लोगों ने इनसे प्लान भी मांगा है, ताकि वैसे योजनाओं को हम लोग लार्ज स्केल में अपने किसानों के लिए लागू करवा सकें।
और झारखंड हाई कोर्ट के दिवंगत अधिवक्ता सूरज कुमार की आत्मा की शांति के लिए गुरुवार को कोर्ट परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन एडवोकेट्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया, जिसमें बार काउंसिल के सदस्य और कोर्ट के अन्य अधिवक्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीते मंगलवार को कोर्ट रूम में जिरह के दौरान सूरज कुमार अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु से कोर्ट परिसर में गहरा शोक व्याप्त है। दिवंगत अधिवक्ता सूरज कुमार अपने पीछे पत्नी और 2 पुत्रों को शोक में छोड़ गए हैं। उनके सहयोगी अधिवक्ताओं ने बताया कि सूरज कुमार अपने मिलनसार स्वभाव और मृदुभाषी व्यवहार के लिए जाने जाते थे और उनकी कमी को अधिवक्तागण हमेशा महसूस करेंगे। उनकी यादें और योगदान हमेशा हम सभी के बीच जीवित रहेंगी। From Bihar State Examination Code in the year 1989 and graduation from Vinod Bhava University, Hazarimagh in the year 1996. He did his LLB from Rajkot University in the year 2000. इधर जमशेदपुर पुलिस को नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी के निर्देश पर टेल्को पुलिस ने सलगाछरी फाटक से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 1.5 लाख रुपए के कुल 3 किलो 66 ग्राम गांजा बरामद किया है। इस संबंध में सिटी एसपी कुमार शुभाशीष ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि बुधवार की रात जब पुलिस गश्ती पर थी तो जैमको बस स्टैंड के पास 2 लोग पुलिस को देख स्कूटी से भागते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने पर भी दोनों ने स्कूटी नहीं रोकी और तेजी से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सलगाछरी फाटक के पास दोनों को पकड़ लिया। गिरफ्त किए गए लोगों में परसुडी बारीगोड़ा मार्केट का चंद्रशेखर कुमार और गोलमुरी न्यू केबल टाउन का अमित कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह शामिल हैं। इनके पास से 3 बंडल गांजा, 3 मोबाइल फोन और एक टीवीएस कंपनी की स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस ने बरामद गांजे को विधिवत जब्त कर लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस इस मामले की और भी जांच कर रही है ताकि इनके गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग अभी ड्रग्स के विरुद्ध गहन छापेमारी कर रहे हैं और जो भी पुराने अभियुक्त हैं उनकी हम लोग सत्यापन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में गश्ती के दौरान हमें पता चला टेल्को थाना क्षेत्र में जो हमारा सालगाजोरी फाटक है उसके पास 2 लड़के स्कूटी पे हमें बैठे दिखे। जब थोड़े संदिग्ध अवस्था में थे, जब पुलिस की गाड़ी उन्हें रोकने के लिए बोली तो वो लोग बहुत तेज़ी से भागने लगे। तो हमें आगे से जाके उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। उनका नाम बताया गया। एक का नाम है चंद्रशेखर कुमार, 30 वर्ष के हैं और परसुडी के रहने वाले हैं, और दूसरा अमित कुमार सिंह जो न्यू केबल टाउन क्वार्टर्स में रहता है और गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये रहता है। इनसे पूछताछ किया गया और जो पुलिस उपाधीक्षक हैं उनको बुलाया गया। उनके सामने जब जब्ती की गई तो देखा गया कि इनके पास 3 किलो 66 ग्राम गांजा मिला है, जिसे ये पुड़िया में कर करके सबको बेचते थे। और इसके अलावा इनसे 3 टच स्क्रीन मोबाइल हमने जब्त की है और जो स्कूटी थी टीवीएस कंपनी की स्कूटी उसको जब्त की गई है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 2025-26 का आम बजट पेश किए जाने के बाद संयुक्त वाम मोर्चा ने इसे जन विरोधी और अमान्य बताया है। संगठन ने सरकार के इस बजट पर असंतोष व्यक्त करते हुए आगामी दिनों में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाने की घोषणा की है। किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के हितों के खिलाफ है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। संयुक्त वाम मोर्चा ने इस मुद्दे पर जमशेदपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बजट को जनता को गुमराह करने वाला करार दिया। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने 12 लाख तक आय पर टैक्स माफी का जो प्रावधान किया है वो केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। उनका कहना था कि इस कदम का लाभ देश की केवल 22 लाख जनता को ही मिलेगा, जबकि अधिकांश लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होगा। वाम मोर्चा के नेताओं ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों और मजदूरों के लिए की गई कटौती पर भी गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां देश के आम नागरिकों के हित में नहीं हैं। वाम मोर्चा ने कहा कि पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है और अगर केंद्र सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है तो मोर्चा सड़क पर उतरकर बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगा।
संयुक्त वाम दल के द्वारा पूरे देश में आज विरोधी बजट जो है उसको लेकर के विरोध दिवस के रूप में मनाई जा रही है, जिसके तहत जमशेदपुर में आज बजट विरोधी आंदोलन के तहत ये प्रेस वार्ता संयुक्त वाम मोर्चा के द्वारा रखा गया है। हमारे वरीय साथी RS राय जी उपस्थित हैं, हीरार कन्ने जी हैं, CPM के साथी KP सिंह जी हैं, JK मजुमदार जी हैं। और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जनमानस के लिए जो बजट होना चाहिए ये सरकार के द्वारा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को राहत दिया गया है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जनता अपने अधिकारों के लिए आगे आए और ऐसे सरकार पर विचार करे। किस तरह से ये सरकार के द्वारा जो है लोगों को छल किया? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 12 लाख का घोषणा किया गया है कि मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख तक के छूट दिया गया है। और इधर ठेका मजदूरों का मजदूरी 10,000 रुपया है, एक साल में वो 12 लाख कमाते ही नहीं हैं। और ऐसे ठेका मजदूर कम से कम देश में लाखों की संख्या में है जिसको कोई राहत नहीं है। आप शिक्षा में चले जाइए, उसमें भी बजट में कटौती है, मनरेगा में बजट में कटौती है, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो जनता के हितों की रक्षा के लिए है उस पर बजट का कोई लेना देना नहीं है। इधर भाजपा ने झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार आयुष्मान भारत योजना को विफल करने पर तुली हुई है, जो पहले झारखंड से शुरू हुई थी। अजय शाह ने इस संदर्भ में कहा कि झारखंड में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम थी, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार इसे सही दिशा में नहीं चला रही है। राज्य में वित्तीय प्रबंधन की कमी के कारण ये योजना संकट का सामना कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता ने राज्य सरकार द्वारा जारी नई नोटिफिकेशन का विरोध करते हुए कहा कि इस नए निर्देश के अनुसार शहरी क्षेत्र में केवल 50 बेड की क्षमता वाले अस्पतालों और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड वाले अस्पतालों को ही आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में 550 अस्पतालों की संख्या में भारी कमी आएगी। अजय शाह ने इस मुद्दे पर सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर इस योजना का दुरुपयोग कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का कहना है कि छोटे अस्पतालों में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन प्रदेश प्रवक्ता ने इस बात से असहमत होते हुए कहा कि सरकार को सभी अस्पतालों को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की नीति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है और इससे गरीब मरीजों को नुकसान हो सकता है। सबसे पहला, सरकार कह रही है कि आयुष्मान भारत का लाभ उसी हॉस्पिटल को मिलेगा जहां कम से कम कितने बेड हो, 50 बेड हो। डेटा यह कहता है अभी के समय पे आयुष्मान भारत में पूरे झारखंड में 550 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 50 बेड का क्राइटेरिया करने के बाद में पूरे झारखंड में शहरी क्षेत्रों में 15 से ज्यादा अस्पताल ऐसे नहीं है इसमें 50 बेड से ऊपर 15। रांची के अंदर में लगभग 10, जमशेदपुर, धनबाद, इन शहरों में सिर्फ कितने हॉस्पिटल है? 50 बेड का हॉस्पिटल है। यानी कुल मिलाकर के दूसरे शब्दों में आयुष्मान भारत का लाभ किसी भी निजी अस्पताल को मिलने जो नहीं जा रहा है 50 बेड का क्राइटेरिया डाल करके। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्र में मिनिमम बेड 30 की संख्या होनी चाहिए। आप सब, मुझे यकीन है ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग जाते हैं, मीडिया के बंधु हैं, जरा पता कर लीजिए किस गांव में, किस ग्राम पंचायत में 30 बेड का हॉस्पिटल यहाँ है। मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु से डेवलप्ड स्टेट्स में भी ग्रामीण एरिया में 30 के बेड का हॉस्पिटल खोजना जो लगभग नामुमकिन, और ये ढूंढ रहे हैं ग्रामीण एरिया में 30 बेड। कुल मिलाकर के इन्होंने ग्रामीण एरिया के जो लोग हॉस्पिटल जाते थे उनको पूरी तरह से बाईपास करने का ये नायाब तरीका निकाला। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, इस पे भी मैं आऊंगा। तीसरा, कंप्लीट इलॉजिकल, इन्होंने कहा कि जहां पर डे केयर होता है, डे केयर का मतलब है 4-5 घंटे, और वहां पर आंख का ट्रीटमेंट होता है, डायलिसिस होता है या ENT होता है, तो वहां 5 बेड रखने से चलेगा। झारखंड में या कहीं पर भी जब कोई हॉस्पिटल होता है जिसमें डे केयर की सुविधा होती है, वो हॉस्पिटल हमेशा 24 आवर्स की फैसिलिटी वाला ही होता है। किसी के आंख का ऑपरेशन हुआ, हो सकता है डॉक्टर उनको 4-5 घंटे में रिलीज करते, पर डॉक्टर को हमेशा वहाँ 24 आवर्स का प्रोविजन रखना पड़ेगा। यानी ये 5 बेड का जो इन्होंने क्राइटेरिया डाला है, ये एक भी ENT आइज हॉस्पिटल में ये चीज एप्लीकेबल जो है वो नहीं है। यानी अगेन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया।
उसके बाद इन्होंने ये डाला कि जो हॉस्पिटल मान लीजिए 10 बेड के हैं और हम कह रहे हैं 50 बेड चाहिए, आपको हम 6 महीने का समय दे रहे हैं। 6 महीने के अंदर में डॉक्टर 5 बेड वाला डॉक्टर 50 बेड का हॉस्पिटल बना ले, जो कि ये तो मुझे लगता है कि कौन सा दुनिया का आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर ऐसा कर पाएगा, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के अब हमें ये लग रहा है, सबसे पहला जो हमारा सवाल यहाँ पर ये है, इरफान अंसारी जी ने कहा कि झारखंड के छोटे छोटे हॉस्पिटल बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इस कारण से हम जो है सारे के सारे हॉस्पिटल को बाहर कर रहे हैं। गुजरात में भी ऐसा हुआ था, गुजरात में भी फर्जीवाड़ा सामने आया। तुरंत वहां की भाजपा सरकार ने 7 हॉस्पिटल को डिलिस्ट किया। 7 हॉस्पिटल ने कहा कि हमारे यहाँ पकड़ा गए, फर्जीवाड़ा हुआ, 7 हॉस्पिटल को डिलिस्ट किया गया और जितने डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे उनको वहां से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया गुजरात में, पर स्कीम बंद नहीं हुई। इरफान अंसारी जी से हमारा सबसे पहला सवाल है कि आपने जो पब्लिक फोरम में एलिगेशन लगा रहा, आप एक मिनिस्टर है कि छोटे हॉस्पिटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, गलत तरीके से आयुष्मान का बिल बना रहे हैं, तो कौन से हॉस्पिटल ने ऐसा किया है, कौन से डॉक्टर ने ऐसा किया है, ये पब्लिक फोरम में इस बात को जो रखा जाए। नंबर 1। नंबर 2, अगर छोटे हॉस्पिटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आपने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि बड़े हॉस्पिटल भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और हम ये लाभ जो है केवल बड़े जो है हॉस्पिटल को हम देने वाले हैं। इसके बाद हमारा एलिगेशन ये है, और जैसा मैंने रिसर्च में पाया कि हार्डली रांची के 10 हॉस्पिटल इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े हॉस्पिटल्स और हेल्थ मिनिस्टर के बीच में एक नेक्सस बन गया ताकि आयुष्मान भारत का पूरा पैसा जो है वो कुछ ही हॉस्पिटल को जाए और बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स को नहीं जाए। लास्ट जो हमारा एलिगेशन है या जो शंका है वो ये है कि चंपाई सोरेन जी के आने के बाद में चंपाई सोरेन ने एक स्कीम को लॉन्च किया था जिसको कहा अबुआ स्वास्थ्य योजना, और उसके बाद चंपाई सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि हम झारखंड में अबुआ स्वास्थ्य योजना देंगे, और वो स्कीम बस छोटा सा मैं बता दूं आपको, स्कीम ये है कि आयुष्मान भारत में आपको 5 लाख मिलता है, हम आपको 15 लाख रुपए देंगे, कुल मिलाकर के 15 लाख करेंगे, 5 लाख से 15 लाख। अब सरकार ने इसमें पोर्टल भी तैयार कर दिया है, आप देख सकते हैं 15 लाख तक का मुफ्त रोज उपचार, यानी सरकार ने वादा किया कि 15 लाख देंगे। अब सरकार के सामने समस्या ये है कि 15 लाख क्या 5 लाख भी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, कंप्लीट फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। तो अब हम स्कीम को क्या करते हैं, अब क्या हुआ, जब झारखंड की जनता, जागरूक जनता जैसे देखा कि 15 लाख हो रहा है, तो आप देख सकते हैं पोर्टल पे अभी तक 7 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है, यानी झारखंड की 7 लाख जनता बोल रही है हमें क्या चाहिए, अबुआ स्वास्थ्य योजना चाहिए, और इन्होंने केवल 1,24,000 को अप्रूव किया है, कुछ ना कुछ फ्रिवलस फर्जी कारण बता करके सबको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया है। कुल मिलाकर के झारखंड सरकार के पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, और मिसमैनेजमेंट के कारण ये क्या कर रहे हैं, पैसे को कहीं का कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कैजुअलिटी जो है वो आयुष्मान भारत आज झारखंड सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, मैया समाज योजना में फाइनेंस डाइवर्ट करने के कारण सबसे बड़ा शिकार, सबसे बड़ा कैजुअलिटी आज जो हुआ है वो आयुष्मान भारत हुआ है। और हम फिर से कह रहे हैं कि इरफान अंसारी जी ने जो कहा है कि छोटे अस्पताल का भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, तो आप छोटे अस्पताल के भ्रष्टाचार का अंत कर रहे हैं या बड़े अस्पताल के साथ में एक नए भ्रष्टाचार की शुरुआत कर रहे हैं, इसका जवाब जो है आपको देना है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। इधर आदित्यपुर 2 वार्ड नंबर 32 स्थित रोड नंबर 15 मैदान में गुरुवार को आदित्यपुर गम्हरिया विकास समिति द्वारा माई बहन वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के श्रम और नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम से पहले खरकई पुल से हजारों कार्यकर्ताओं ने 2 पहिया वाहनों पर सवार होकर श्रम मंत्री का भव्य स्वागत किया और उन्हें जुलूस की शक्ल में कार्यक्रम स्थल तक लाया। समारोह के दौरान आदित्यपुर के विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में न्यूनतम मजदूरी, बोनस और अन्य श्रम कानूनों के सख्ती से पालन की मांग की गई। इस दौरान आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की माता बहनों और वरिष्ठ नागरिकों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और
विशेष रूप से महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता में विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और इसके लिए सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। इस अवसर पर मंत्री ने आदित्यपुर के औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य और जीवन सुविधा सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिलाया। तो 4 दिन हम रुक जाते हैं। ये लगाव था सभी लोगों से, एक अपना था, अपना प्यार था और वही लगाव बरकरार रह गया। हम कभी सोचे नहीं थे कि हम कभी विधायक बनेंगे, लेकिन 2000 में जब आप लोगों का अभी हम लोग का जो है उद्योग और कौशल विकास से पहला जो आज हम लोग पापड़ बनाते हैं, मूढ़ी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, दाल बनाते हैं, कई चीजें हैं, सैकड़ों चीजें हैं जो झारखंड में हम लोग हमारी बहन जो छोटे छोटे उद्योग में अभी हम लोग लगाए हैं, उसमें 10 लाख रुपया हम लोग लोन देंगे बैंक से और 35% सब्सिडी देंगे। जब उसका टर्नओवर बढ़ते जाएगा, उसको और जितना आवश्यकता होगा उसके टर्नओवर के हिसाब से उसको और हम लोग सब्सिडी देंगे और लोन देने का करेंगे, ताकि जो हमारा सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो सपना था, जो गुरु जी का सपना था, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, इस तरह से तेजस्वी यादव जी ने मात्र 2.5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दी। इधर राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अपर बाजार स्थित महावीर चौक के पास शर्मा टावर के फर्स्ट फ्लोर पर गुरुवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद आग ने अचानक गंभीर रूप ले लिया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जैसे ही आग की लपटें फर्स्ट फ्लोर से बाहर आने लगी, चारों ओर धुआं फैल गया। घटनास्थल पर दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयासरत रही। हालांकि बारिश के बावजूद आग बुझाने में काफी समय लगा, लेकिन दमकल कर्मियों की मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान किसी प्रकार के जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन आग से बिल्डिंग में भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। और बाल विकास परियोजना कार्यालय आदित्यपुर गमरिया द्वारा जयकान गांव में डायन प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाना था।
कार्यक्रम का आयोजन गम्हरिया प्रखंड स्थित जयकान गांव के पंचायत भवन में हुआ, जिसमें बाल विकास परियोजना के पदाधिकारी दुर्गेश नंदिनी ने ग्रामीण महिलाओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को जागरूक किया। इसमें विशेष अतिथि के रूप में पद्मश्री छुटनी महतो को आमंत्रित किया गया, जो डायन प्रथा उन्मूलन के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं को डायन प्रथा से जुड़े कानूनी पहलुओं और प्रताड़ना से निपटने के लिए मौजूद नियमों के बारे में विस्तार से बताया। विशेष रूप से उन्होंने डायन कहकर महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले में कानूनी कार्रवाई के नियमों को साझा किया। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं के साथ साथ आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाएं भी मौजूद थीं। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डायन प्रथा से जुड़ी मान्यताओं के खिलाफ जागरूकता फैलाना और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना था। एवं इसको धरातल पर उतारने वाली कि हम लोग इस गांव में आकर इस तरह के कार्यक्रम का, इतना सुदूर इलाके में आकर कार्यक्रम का आयोजन करें। हमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मैडम का भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही यहाँ मौजूद हमारे पंचायती राज अपना नाम पहले दे रहे हैं। नए छुटनी नाम होकर के हम हमारा एरिया से, हमारा प्रखंड से हम निकाल दिया था डायन कह करके। आज हमको इतना ये लगा है ताकि आज हमारा एरिया में हम इतना दम लेके, जैसे मलदा में बोला आप झारखंड का शेरनी है, लेकिन हम डायन नहीं है, हम शेरनी बन के आए हैं। हमको इतना अच्छा लगा है, इतना महिला लोग अभी इतना मेरे को प्रणाम सलाम कर रहा है, ताकि एक दिन हमको देख के कोई छाती में थूथू मार के भाग जाता है। हमको इतना अच्छा लगा है। आज महिला लोग को उनका हम शक्ति बढ़ाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे, ताकि डायन नाम कहना निशाना मिटना है। डायन प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम और प्रचार प्रसार कार्यक्रम यहाँ पे रखे हैं। ये बहुत बड़ी फक्र की बात है हम लोगों के लिए कि आज जो श्रीमती छुटनी महतो मैडम हैं, पद्मश्री से विभूषित, हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। क्योंकि ये जयकान पंचायत एक ऐतिहासिक पंचायत है, यहीं से इनका सफ़र शुरू हुआ था और चूँकि यहीं से इनको निकाला भी गया था और यहीं से इन्होंने जो अपने डायन प्रथा उन्मूलन के लिए जो युद्ध शुरू किया था, जिसमें विजय हासिल किया इन्होंने और इनको पद्मश्री से विभूषित भी किया गया। और इसके अलावा जो है, चूँकि ये पंचायत काफ़ी रिमोट और बहुत ही दूर का पंचायत है, तो यहाँ पर ग्रामीण लोगों के बीच में प्रचार प्रसार के माध्यम से और जागरूकता करने के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे आज ये कार्यक्रम रखा। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती के उपलक्ष्य में छत्रपति शिवाजी सेना की ओर से जमशेदपुर में एक भव्य जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत बारेडी से एक शोभा यात्रा के साथ हुई, जिसमें आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की गई। इस शोभा यात्रा में काफी संख्या में युवा शामिल थे। सभी हाथों में केसरिया झंडा लिए हुए थे। ये यात्रा विभिन्न इलाकों से होते हुए एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। वहां पर सभी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजकों ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने समय में हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। मुगल आक्रांताओं के खिलाफ उन्होंने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और राष्ट्र की रक्षा की। आयोजकों ने यह भी कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलना आज के युवा पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है, ताकि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान हो सके और हमारे देश को सशक्त बनाया जा सके। आज के जयंती है, जैसा कि आप जानते हैं हिंदू स्वराज की स्थापना इन्होंने किया था। उनकी आज 395वीं जयंती थी, जिनको आज हमने पद यात्रा और मोटरसाइकिल यात्रा के द्वारा आज एग्रीको ट्रांसपोर्ट ग्राउंड में समापन किया और यहाँ पे भारतीय सम्मान समारोह का आयोजन किया। क्या संकल्प लिया जयंती के उपलक्ष्य? बस नशा से मुक्त करना है। जितने भी युवा आए हैं सब मिलकर काम किए हैं, बस यही चाहते हैं। और जितने भी हमारे कोई भी क्षेत्र के
नेता हैं, छोटे नेता, बड़े नेता, तो यही अनुरोध करते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करें ताकि युवा का भविष्य खराब न हो। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन के समीप बुधवार रात हुई एक सड़क दुर्घटना में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी समेत 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार कोवाड़ी थाना अंतर्गत दारूसाई निवासी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी सीताराम मांझी अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर हाता की ओर जा रहे थे। तभी हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन के समीप तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर से दोनों बाइक समेत सड़क पर गिर गए, जिससे सीताराम मांझी और उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत कोवाली पुलिस को सूचना दी और साथ ही 108 एम्बुलेंस को भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कॉल किया। हालांकि एम्बुलेंस ब्रेकडाउन होने के कारण घायलों को दूसरे वाहन की मदद से तारा सेवा सदन हाता लाया गया। वहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। घायलों में झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त सीताराम मांझी और पोटका थाना क्षेत्र के बड़ा बंदुआ निवासी लखन सोरेन शामिल हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में गुरुवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। इसके साथ ही लोगों ने हल्की ठंड भी महसूस की। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही वर्षा का पूर्वानुमान जताया था। सुबह के समय हल्की धूप खिली थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा स्थिति अचानक बदल गई। सुबह 8:10 के आसपास अचानक काले बादल आसमान में छा गए और गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा आसमान अंधेरे से ढक गया और तेज हवा के साथ जोरदार झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस असमय वर्षा के कारण मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे छात्रों के बीच भारी परेशानी उत्पन्न हो गई। कई छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं परीक्षा केंद्रों पर भी बारिश से संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवा के साथ वर्षा की संभावना जताई थी, लेकिन अचानक मौसम में इतनी तेजी से बदलाव आने से छात्रों और आम जनता को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर में स्थापित भव्य राम मंदिर का 5वां वर्षगांठ धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान 21 फरवरी से 1 मार्च तक विभिन्न अनुष्ठान आयोजित होंगे। गुरुवार को इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता भालूबासा स्थित एक होटल के सभागार में हुई, जिसमें राम मंदिर के 5वां वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। मंदिर समिति ने बताया कि इस अवसर पर संगीत में श्री राम कथा, भव्य नगर भ्रमण और शोभा यात्रा सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में मंदिर के वर्षगांठ की तैयारी को लेकर जानकारी दी गई और आयोजन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विवरण दिए गए। समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 21 फरवरी को भव्य कलश यात्रा के साथ ही इस अनुष्ठान की शुरुआत होगी। वहीं 22 से 28 फरवरी तक श्री राम कथा आयोजन होगा, जिसमें वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक श्री राजेंद्र दास जी महाराज कथा का वाचन करेंगे। वहीं शोभा यात्रा बारेडी सुगना कॉलोनी से निकलेगी, जिसमें झांकियों और आतिशबाजियां आकर्षण का केंद्र होंगी। कम से कम भक्तजन 5 से 10 हज़ार की संख्या में भक्तजन इसमें सम्मिलित रहेंगे। इस शोभा यात्रा में आप विभिन्न प्रकार की झांकियाँ का भी लुत्फ उठाएंगे। साथ ही ताशा, बैंड बाजा और आतिशबाजी के साथ शोभा यात्रा निकलेगी। सूर्य मंदिर कमेटी प्रत्येक वर्ष सूर्य मंदिर प्राग के संघ मैदान में राम कथा का आयोजन करती हुई आ रही है, जो राम मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में की जाती है। इस वर्ष भी 22 तारीख से 28 तक सूर्य मंदिर प्रांगण में राम कथा का आयोजन की जा रही है। इस बार वृंदावन से श्री राजेंद्र जी महाराज जी के द्वारा यह कथा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ यह कथा 22 से 28 तक चलेगा। कल दोपहर को 3 बजे
बाड़ी सुगना कॉलोनी जो न्यू बाड़ी पांडे मैदान के बगल में है, वहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसका जो आकर सूर्य मंदिर प्रांगण में समाप्त होगी। यह शोभा यात्रा में कम से कम 8 से 10 हज़ार की संख्या में हमारे भक्तजन रहेंगे। साथ ही साथ आतिशबाजी और साथ ही साथ झांकियाँ का भी आप आनंद ले सकते हैं। मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से शहरवासियों को इस शोभा यात्रा में आमंत्रित करते हैं कि आए इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हो दोपहर को 3 बजे। साथ ही साथ 22 तारीख से 28 तारीख तक प्रत्येक दिन 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप सूर्य मंदिर के संघ मैदान में प्रवचन का भी लाभ उठा सकते हैं। और 1 तारीख को दोपहर को 12 बजे उसी संघ मैदान में हम महाप्रसाद का आयोजन करें। कम से कम 15 से 20 हज़ार की संख्या में भक्तजन इस प्रसाद का सेवा ले सकते हैं। मैं जमशेदपुर के सभी वासियों को साथ भक्तजनों को आग्रह करता हूँ कि तो पूरे कार्यक्रम में कल शोभा यात्रा से लेकर रामकथा से लेकर समापन कार्यक्रम में सम्मिलित हो। धन्यवाद। और कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के रूपंडी गांव में संत रविदास जयंती के अवसर पर हुए विवाद को लेकर आजाद समाज पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम जमशेदपुर के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। इसके माध्यम से पार्टी ने विवाद खड़ा करने वाले उपद्रवियों पर कार्रवाई करने और निर्दोष लोगों को रिहा करने की अपील की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि 12 फरवरी को रविदास जयंती के दिन जब रविदास समाज के लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो द्वितीय पक्ष के करीब 200 लोगों ने पूजा अर्चना करने से रोकते हुए जातिवाद से संबंधित अपशब्द कहा और मंदिर में प्रवेश से रोकने की कोशिश की। इसके बाद पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें प्रशासन के अधिकारी भी घायल हो गए। प्रशासन की उपस्थिति में ये उपद्रव हुआ, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन में इस मामले में न्याय की मांग की गई है। साथ ही देवघर जिले के मधुपुर में शिक्षक संजय कुमार दास की बम मारकर हत्या के मामले में भी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। ज्ञापन में आरोप है कि हत्या के 1 सप्ताह बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आजाद समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति आयोग के गठन की भी मांग सीएम से की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अनुसूचित जातियों पर बढ़ते अपराध, उत्पीड़न और शोषण को रोकने के लिए आयोग का गठन किया जाए। इसके अलावा हजारीबाग जिले के कटकमसांडी थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ हुई हिंसा के मामले में भी न्याय की मांग की गई है। प्रॉपर तरीके से जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसके ऊपर में कार्रवाई की जाए और जो निर्दोष है उसे तुरंत बरी किया जाए। हम लोग डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री से ये मांग करने के लिए आए हैं कि अभी रविदास जयंती के दिन कोडरमा में रविदास समाज के साथ, दलित समाज के साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया, उनके मंदिरों को होर्डिंग के जरिए छुपाने की कोशिश की गई और जब इसको लेकर के जब उन लोगों ने विरोध किया तो दूसरे पक्ष वालों ने उनके साथ जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल किए और उनके साथ मारा पीटा भी किया। हम मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि आप इस पूरे प्रकरण का उचित जांच करवाइए और जो दोषी है उसको आप सजा दिलवाइए, जो निर्दोष है उसको बरी करिए। दलित समाज के ऊपर में ही आरोप भी लगाया जा रहा है और उनके 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया और जिन लोगों ने कुकृत्य किया है उनके ऊपर में कोई खास अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई है। तो हम मुख्यमंत्री जी से उनको ये याद दिलाना भी चाहेंगे कि ये दलित और आदिवासी बहुल प्रदेश है, राज्य है और आप उन सब का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप इस मामले में तुरंत दखल दीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस मामले का संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। 1 हफ्ते का समय हम लोग मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं अगर होगा तो हम लोग फिर प्रदेश स्तर पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बार वहीं आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के ठेकेदार के सामान चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गुमटी बस्ती रोड नंबर 14 निवासी करण पात्रो और PHED कॉलोनी शीतला मंदिर के पास का रहने वाला सौरभ दार शामिल है।
पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं और आदित्यपुर थाना से 2 अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं। घटना की जानकारी देते हुए आदित्यपुर पुलिस ने बताया कि पेयजल स्वच्छता विभाग के ठेकेदार वरुण चौहान ने विभाग कार्यालय से लगभग 2.5 लाख रुपए मूल्य के सामान चोरी होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चुराए गए सामान जैसे ड्रिल मशीन, पुट्टी, मिक्सर मशीन, बिजली के उपकरण और बर्तन बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच जारी रखते हुए आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। इधर रांची में चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट की ओर से पंचायती योजना में बच्चों और महिलाओं के मुद्दों को समावेश करने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य पंचायतों में महिलाओं और बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें विकास के मुख्य धारा में शामिल करना था। लोगों ने बहुत अच्छा, जो मैं वीडियो के माध्यम से देख पा रही थी, बहुत अच्छा प्रयास किया है और मुझे खुशी है कि यहाँ पे आपके नेचुरल लीडर्स भी आए और उन्होंने जो परेशानियों को महसूस किया होगा मैं कुछ हद तक समझ सकती हूँ। हम लोगों के लिए थोड़ा चीजें आसान हो गई है इस स्तर पर पहुंचने के बाद, लेकिन जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, जो एक बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है और खास करके महिलाओं और बच्चों के हितैषी बनकर मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों ने बहुत परेशानियों को झेला होगा, लेकिन मुझे खुशी है और आपको बधाई भी इस बात के लिए कि आप लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। इसमें मुख्य रूप से उपस्थित पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पंचायतों को बाल संवेदनशील और महिला हितैषी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने स्वयंसेवी संस्थाओं से आह्वान करते हुए कहा कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। गांव से निकल के जो नेचुरल लीडर्स आए वो भी इसमें शामिल हुए, तो कैसे समस्याओं को आइडेंटिफाई करना और फिर उसका समाधान भी पंचायत स्तर पे गांव में जो कम्युनिटी के लोग हैं या उनमें से लीडर्स निकाल के कैसे किया जाए, उसका एक मॉडल इन लोगों ने तैयार किया जो मुझे लगता है काफ़ी अप्रिशिएट करने लायक है। इसको और कैसे सरकार की पॉलिसियों के माध्यम से इसको कैसे और पूरे झारखंड में हम लोग कर पाएँ, इस पर आगे हम लोग कार्य योजना भी बनाएंगे। इस कार्यशाला में सिन्नी की राज्य प्रमुख तन्वी झा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की भागीदारी पंचायत स्तर पर सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने खूंटी और धनबाद में सिन्नी द्वारा बाल हितैषी ग्राम विकसित करने की पहल का उल्लेख करते हुए बताया कि ये मॉडल राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किए जा सकते हैं। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा पंचायतों में महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। जब तक ये प्रोजेक्ट मोड से निकलना हम लोग नहीं। ग्राम पंचायत का जो प्लानिंग प्रोसेस में है उसमें महिलाओं और बच्चों के मुद्दों को कैसे शामिल किया जाए, इस पर सिनी, प्रैक्सिस और चेतना विकास ने स्टेट कंसल्टेशन रखा था और उद्देश्य ये था कि माननीय मंत्री के सामने भी इन बातों को रखा जाए कि कैसे ग्राम पंचायत के प्लानिंग प्रोसेस में ये मुद्दे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। और हमने कुछ एविडेंस भी जनरेट करके मैडम को दिखाया कि किस तरह से समुदाय अपने स्तर पर मुद्दों को आइडेंटिफाई करके और बच्चों और महिलाओं के मुद्दों को बजट में लेकर के आ सकता है। और मैडम को ये पहल बहुत अच्छी लगी। उन्होंने भी कहा कि सरकार का भी ये प्रायोरिटी है कि महिलाओं और बच्चों के ऊपर वो फोकस करे और उन्होंने ये जताया कि वो भी इस चीज़ को आगे लेकर के जाएंगी। तो यही चर्चा का विषय था कि कैसे ग्राम पंचायत का प्लानिंग प्रोसेस में महिलाओं और बच्चों के मुद्दों का समावेश हो पाए। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।